रविवार का दिन था। रिया अपनी बेटी को गणित के सवाल समझा रही थी। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। जैसे ही मोबाइल उठाने लगी, स्क्रीन पर चमक रहे नाम को देखते ही उसकी उंगलियां ऐसे कांपीं जैसे उसने फ़ोन नहीं, बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। दिल की धड़कनें बेतास दौड़ने लगी। फ़ोन की घंटी किसी चेतावनी के सायरन की तरह बजती रही और फिर बंद हो गई। रिया ने एक पल को राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत महज कुछ सेकंड की थी। फ़ोन फिर से बज उठा और बार बार बजता रहा। घंटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ इंसान हार मानने को तैयार ही नहीं था। एक अनजाने डर और एक दबी हुई उम्मीद के बीच फंसी रिया ने आखिरकार कांपते हाथों से हरे बटन को दबा ही दिया। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छाई रही। फिर एक आवाज़ आई, रिया, मैं अंकित बोल रहा हूँ। वह आवाज़ सुनकर रिया हैरान रह गई। यह अंकित की आवाज़ तो थी, लेकिन उसमें वह खनन नहीं थी जैसी रिया को याद थी। अपने दिल की बढ़ती धड़कनों और छिपानों को नाकाम कोशिश करते हुए भी रिया ने रूखेपन से जवाब दिया, मैं जानती हूँ। क्या काम है? कैसी हो? अंकित ने पूछा। जैसी भी हूँ, तुम्हें उससे क्या क्या मतलब? फ़ोन क्यों किया है ये बताओ। रिया के लहजे में कड़वाहट घुल गई और वह नहीं चाहती थी कि अंकित को लगे कि इस एक कॉल से उसकी दुनिया में कोई तूफान आया है। मुझे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है रिया। अंकित की आवाज़ में एक झिझक थी। क्या क्या तुम एक बार हमारे पुराने घर आ सकती हो? हमारे घर? वो सिर्फ तुम्हारा घर है अंकित। तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर पड़ गई हो तो बता दूं, 2 साल पहले हमारा तलाक हो चुका है। अब वहाँ मेरा कुछ नहीं है। वैसे भी अब क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? कोई नई महंगी गाड़ी, अपनी कोई नई कामयाबी, या फिर अपनी ज़िंदगी में आई कोई नई औरत? मुझे यह एहसास दिलाने के लिए मेरे बिना तुम कितने खुश हो? रिया गुस्से से बोली। बस एक बार आ जाओ रिया, अंकित ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो फ़ोन पर नहीं बता सकता। प्लीज़ रिया, सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे रिया को हैरत में डाल दिया। यह वह अंकित नहीं था जिसे वह जानती थी। वह अंकित तो अपनी गलतियां कभी नहीं मानता था, जो प्लीज जैसे शब्द अपने शान के खिलाफ समझता था, आज इस तरह क्यों बात कर रहा था? रिया के मन में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। क्या वो फिर से उसे बेवकूफ़ बना रहा था? क्या वह उसे फिर से नीचा दिखाना चाहता था? या फिर बात कुछ और है? मैं नहीं आ सकती, मेरे पास वक्त नहीं है, रिया ने झूठ बोला। मैं इंतज़ार करूँगा, अंकित ने कहा और फ़ोन काट दिया। रिया हाथ में फ़ोन पकड़े सोफे पर धम से बैठ गई। उसने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, अब वो उस आदमी से बात नहीं सुनेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मन में फिर जिज्ञासा उठी कि वो दिखाना क्या चाहता है। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, मत जाओ रिया, यह एक जाल भी हो सकता है। लेकिन दिल की गहराई से निकली आवाज़ कह रही थी, तुम्हें जाना चाहिए। आखिर वहाँ ऐसा क्या है? तुम्हें जानना चाहिए। वह 2 पाटों के बीच पिस रही थी। थोड़ी देर में रिया ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई, बेटी अनन्या को अपनी सहेली नेहा के पास छोड़ा, उस रास्ते पर निकल पड़ी जहाँ वापस न लौटने की कसम न जाने और न उसने कितनी बार खाई थी। उस रास्ते पर जाते हुए अतीत की यादों से खुद व खुद उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। रिया और अंकित की शादी किसी प्रेम कहानी का नतीजा नहीं थी, बल्कि वो एक सीधी सादी अरेंज मैरिज थी। रिया एक कॉलेज में पढ़ाने वाली शांत और सुशील लड़की थी, जिसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। बस एक अच्छा पति, छोटा सा घर
और एक खुशहाल परिवार। अंकित एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला महत्वाकांक्षी लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का था, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा नहीं, बस ज़रूरत के सवाल जवाब किए थे। रिया को याद है कि अंकित ने पहली बार पूछा था, आपको क्या पसंद है? और रिया ने शर्माते हुए कहा था, किताबें पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना। सुनकर अंकित मुस्कुरा दिया था। उस औपचारिकता मुलाकात में रिया ने अंकित की आंखों में एक ईमानदारी देखी थी। अंकित ने रिया के चेहरे पर एक सुकून देने वाली शांति। और शादी के बाद पहली रात को अंकित ने रिया को ये पूछा था, नर्वस हो? रिया ने सिर हिला दिया था। अंकित ने हंसकर कहा था, मैं भी। उस एक वाक्य ने दोनों के बीच की झिझक को दूर कर दिया था। वो धीरे धीरे एक दूसरे की आदतें, पसंद नापसंद जानने लगे। शनिवार की शाम के साथ में पुरानी फिल्में देखना, अंकित का रिया के कंधे पर सिर रखकर सो जाना, रविवार को घर की सफाई में एक दूसरे की मदद करना और महीने के आखिर में बचे हुए पैसे से छोटा सा डिनर, यह उनकी यही छोटी सी खुशहाल जिंदगी थी। दोनों की तनख्वाह मिलाकर जो घर चलता था उसमें बहुत ऐशो आराम नहीं था, लेकिन संतोष जरूर था। जब अनन्या पैदा हुई तो उसकी दुनिया में एक नई रोशनी आ गई। अंकित की आंखों में अपनी बेटी की पहली बार देखने का जो भाव था, जो रिया कभी नहीं भूल सकती थी। उसने कांपते हाथों से अनन्या को गोद में लिया था और कहा था, मैं इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। रिया। उस रात अंकित रिया के पास बैठा रहा था, उसके माथे पर हाथ फेरता रहा था। थैंक यू, उसने कहा था, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले कुछ साल सुकून से भरे हुए थे। हाँ, पैसों की तंगी रहती थी। महीने के आखिरी हफ्ते में किराने का हिसाब किताब करके चलाना पड़ता था। अनन्या के जन्मदिन पर फैंसी केक नहीं होता था, पर घर का बना केक होता था। लेकिन उस घर में प्यार था, हंसी थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ था। फिर अंकित के जीवन में एक मोड़ आया। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर अकाउंट मैनेजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह अचानक 70,000 हो गई, फिर 6 महीने में 1 लाख। उन्होंने एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट किया, अनन्या को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। जिंदगी बदल रही थी। रिया खुश थी, लेकिन अंकित की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन साथ ही अंकित में बदलाव भी था। पहले जो आदमी शाम 6 बजे घर आ जाता था, अब रात को 9-10 बजे आता था। पहले जो वीकेंड पर अपनी अनन्या को पार्क ले जाता था, अब ऑफिस वर्क में व्यस्त रहता था। पहले जो रिया से घंटों बातें करता था, अब सिर्फ लैपटॉप में व्यस्त रहता था। रिया समझती थी, नई नौकरी है, प्रेशर होगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि घर और अनन्या को बेहतर तरीके से संभाल सके, अंकित को कोई शिकायत न रहे। फिर धीरे धीरे अंकित की बातों पर मीरा का जिक्र होना शुरू हुआ। आज मीरा एक बड़ी डील क्लोज की। मीरा का प्रोजेक्टेशन बहुत शानदार था। मीरा ने मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाया। शुरुआत में रिया ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब यह जिक्र रोज का हो गया तो उसके मन में एक हल्की सी खटक शुरू हुई। एक दिन उसने हंसते हुए पूछा, यह मीरा कौन है? तुम्हारी हर बात में आती है। अंकित ने लापरवाही से कहा, अरे मीरा मेरी टीम लीडर है, बहुत टैलेंटेड है। बस इतना धीरे से कहा। गैर हाजिर होता गया। उसका ध्यान हमेशा फ़ोन पर रहता था, खाना खाते वक्त भी। अनन्या कुछ बताती तो भी वह हम कहकर फ़ोन रख देता था। रिया ने कई बार कहा, अंकित थोड़ा वक्त हमें भी दो लेकिन अंकित चिढ़कर कहता, रिया मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ ना।
अनन्या का 5वां जन्मदिन आने वाला था। उसी हफ्ते अंकित ने कहा, मुझे 10 दिन के लिए सिंगापुर जाना है, कंपनी कॉन्फ्रेंस है, बहुत ज़रूरी है। रिया का दिल बैठ गया। लेकिन अनन्या का जन्मदिन है अंकित। अंकित ने झुंझला कर कहा, तो क्या करूं? मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम मना लो ना उसे, मैं वापस आते हुए उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट ले आऊँगा। रिया चुप रह गई। अंकित चला गया। सिंगापुर में अंकित से रिया की बात होती रहती, लेकिन हर बार वह जल्दबाजी में ही लगता। एक दिन रिया ने पूछा, वहाँ कौन कौन है? अंकित ने बेपरवाही से कहा, बॉस, मीरा और टीम के कुछ लोग हैं। मीरा नाम रिया के दिल में चुभ गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह अपने शक पर मन ही मन शर्मिंदा थी। अंकित जब लौटा तो वह पहले से अलग लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी। उसका मन घर नहीं लगता था। अनन्या से भी वह पहले जैसा प्यार पेश नहीं कर पाता था। रिया से बातचीत लगभग खत्म हो गई थी। अब वह घर आता, खाना खाता, लैपटॉप पर काम करता और सो जाता। रात को जब रिया उससे कुछ बात करने के लिए कोशिश करती तो वह मुझे थकान है कहकर करवट बदल लेता। रिया अकेली होती जा रही थी। अपने ही घर में पति के साथ रहते हुए वह एक अजनबीपन महसूस कर रही थी। उसे कई बार लगता कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर रिया यह सोचकर खुद को तसल्ली देती कि अंकित ऐसा नहीं कर सकता। वह उसका पति है, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ तोड़ दिया। अनन्या के स्कूल में पेरेंट्स डे था। रिया और अंकित दोनों को आना था, लेकिन कुछ सुबह होते ही अंकित ने फ़ोन करके कहा, यार मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम चली जाओ। रिया का दिल बैठ गया, लेकिन वह अनन्या को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी सहेली नेहा से कहा, चल यार साथ चलते हैं, कम से कम मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। स्कूल का फंक्शन शाम 4 बजे ख़त्म हुआ। नेहा ने कहा, चल पास में ही एक कैफ़े है, साथ बैठकर कॉफ़ी पी लेते हैं। रिया मान गई। वे लोग उस कैफ़े में बैठे, खिड़की के पास की टेबल पर। नेहा और रिया कुछ बातें कर रही थीं। तभी रिया की नज़र कैफ़े के दूसरे कोने पर पड़ी। वहाँ पर टेबल पर बैठा था अंकित। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की हंस रही थी। अंकित भी मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराहट जो रिया ने बहुत दिनों पहले उसके चेहरे पर देखी थी, आज वो रिया की सांसों से अटक गई थी। जब उस लड़की ने आगे झुककर बड़ी बेतलफुल्ली से अंकित के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अंकित ने उसका हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसे अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया, तो रिया के हाथ से कॉफ़ी का कप गिरते गिरते बचा। नेहा ने रिया को देखा, फिर उसकी नज़रों की दिशा को देखा। ओहो माय गॉड, वो नेहा के मुंह से निकल गया। अंकित है, रिया ने फुसफुसलाकर कहा। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज़्यादा अविश्वास था। और वो लड़की शायद मीरा है। उसके आसपास की दुनिया घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। नेहा ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया शांत रहे, देख शायद यह वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि मीरा अपना चेहरा अंकित के चेहरे के बहुत करीब किया। वे कुछ बहुत ही प्राइवेट बात कर रहे थे। फिर मीरा ने अंकित के कंधे पर हाथ मारा और दोनों हंसने लगे। यह दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने जल्दी से बिल चुकाया और अंकित से चेहरा बचाते हुए रिया को वहाँ से बाहर ले गई। रिया रोती रही और नेहा ने उसे संभाला। रिया, तुम अंकित से बात करनी होगी, नेहा ने कहा। जब अंकित घर आया तो रिया ने उसे सीधे सवाल किया, तुम अब तक कहाँ थे? ऑफिस में मीटिंग थी, बहुत बिजी था मैं आज सारा दिन। अंकित ने लापरवाही से कहा, झूठ मत बोलो अंकित। रिया की आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें देखा था कैफ़े में मीरा के साथ। सुनते ही अंकित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
कुछ पल की खामोशी, फिर उसने खुद को संभाला। तो क्या हुआ? हम मीटिंग के बाद कॉफ़ी पीने गए थे। क्या गलत है इसमें? तो तुमने झूठ क्यों बोला? और उस तरह हाथ पकड़ना, इतने करीब बैठना, यह नॉर्मल नहीं था अंकित। अंकित का गुस्सा भड़का। रिया, तुम्हारी समस्या क्या है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, और तुम मुझ पर शक करती हो? मेरी मीरा मैं और मीरा काम करते हैं। हाँ, हम दोस्त भी हैं, इसमें गलत क्या है? दोस्ती को भी एक हद होती है अंकित। रिया रो रही थी। मेरे साथ तो कभी तुम उस तरह से नहीं बैठे। मुझे देखकर तो कभी तुम्हारे चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं आई। तुम जेलसी हो रिया। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत है? अंकित ने चिल्लाया और कमरे से बाहर निकल गया। उस रात के बाद रिया और अंकित के बीच में एक अनकही दीवार खड़ी हो गई। वे एक छत के नीचे रहते, लेकिन अजनबी बन गए थे। फिर 2 महीने बाद वो रात आई जिसने सब कुछ मोड़ दिया। अनन्या को तेज बुखार था, 104 डिग्री। रात के 10:30 बज रहे थे। रिया घबरा गई। उसने अंकित को फ़ोन किया। स्विच ऑफ। 10 बार, 20 बार, 30 बार स्विच ऑफ। अनन्या बेहोश होने लगी। रिया ने रोते हुए पड़ोस की आंटी को फ़ोन किया। उनकी मदद से अनन्या टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले गई। पूरी रात अनन्या को ड्रिप लगी। रिया उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़े रोती रही। सुबह 6 बजे अंकित का फ़ोन आया। आवाज़ नींद में थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? इतनी मिस कॉल है? रिया की आवाज़ ठंडी थी। अनन्या पूरी रात मौत से लड़ती रही और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या क्या मतलब? अंकित की नींद टूटी। अस्पताल में है, तेज बुखार था। मैंने तुम्हें 20-30 बार कॉल की, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आया। कहाँ थे तुम अंकित? थोड़ी देर की खामोशी के बाद अंकित झिझकते हुए कहा, मैं दरअसल मीरा के घर था। उसकी माँ बीमार थी, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। रिया हक्की बक्की रह गई। वो कुछ नहीं बोली। 2 दिन बाद रिया अंकित के कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी। तभी उसकी शर्ट से जेब का एक टुकड़ा कागज़ का निकला। यह द ग्रैंड होटल का बिल था। तारीख वही थी जिस रात अनन्या अस्पताल में थी। रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने बिल को देखा और जारी रखा। रूम रूम चेंज टैक्स। और फिर उसकी नज़र एक लाइन पर अटक गई। अतिथि संख्या 2 मेहमान। इसका मतलब अंकित अकेला नहीं था। उसके दिल में एक भयानक शक ने जन्म लिया। फिर भी उसने यकीन नहीं हो रहा था। उसे पूरा सच जानना था। उस रात अंकित ऑफिस के काम से देर से लौटा था, थका हारा सा। सीधे बाथरूम में घुसा और फिर बिना कुछ खाए वह सो गया। उसका मोबाइल चार्जिंग पर लगा था। रिया ने अंकित की तरफ देखा। यह गहरी नींद में सो रहा है। उसने हाथ कांपते रहे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसका फ़ोन उठा लिया। पासवर्ड उसे पता था। उसने फ़ोन अनलॉक किया, व्हाट्सएप चैट खोली। सबसे ऊपर मीरा का नाम था। उसने मीरा की चैट खोली, स्क्रॉल करना शुरू किया। 2 दिन पहले उसी शाम की चैट थी। अंकित ने शाम 6:30 बजे मैसेज किया, बस निकल रहा हूँ, 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मीरा का जवाब था, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, रूम नंबर 704 में। अगली सुबह अंकित ने लिखा, कल रात बहुत ख़ास थी, तुम्हारे बिना अब दिल नहीं लगता। मीरा का जवाब था, मैं भी यही महसूस करती हूँ, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे होते। अंकित ने लिखा, जल्द ही, बस थोड़ा वक्त दो। रिया का दिल धड़कना बंद हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा था। इतने ही शब्द काफ़ी थे। रिया के हाथों से फ़ोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। दुनिया रुक गई, सांसें अटक गईं। मीरा की माँ बिस्तर बीमार नहीं थी, अस्पताल नहीं गई। वे उस रात उसकी बेटी अस्पताल में थी। उसका पति अंकित अपनी प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में थे। जब अंकित शाम को घर आया तो रिया बिना कुछ बोले वो बिल उसके सामने रख दिया। अंकित का चेहरा
देखते ही बनता था। वह कुछ बोल नहीं पाया। अब क्या झूठ बोलोगे अंकित? रिया की आवाज़ में अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले की खामोशी थी। रिया सुनो। यह अंकित के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ मत बोलो। रिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे सुनना नहीं है कुछ भी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकित घबरा गया। गलती? रिया चिल्लाई। गलती एक बार होती है अंकित। तुमने महीनों तक रोज़ मुझसे अनन्या से अपनी शादी से धोखा किया है। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम उस औरत के साथ होटल में थे। यह गलती नहीं है, यह तुम्हारी च्वाइस थी। अंकित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया का फैसला पक्का था। उसने उसी रात अपना सामान पैक किया और अगले दिन घर छोड़ दिया। उसने वकील से संपर्क किया। तलाक की कार्यवाही शुरू हुई। अदालत में अंकित ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने मीरा के साथ अपने अफेयर को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि अब वह कुछ सुधारना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जज का आखिरी फैसला था। वकीलों की खींचतान, अंकित का वह भाव शून्य चेहरा जिस पर अपनी पत्नी और बेटी से बिछड़ने की कोई सिकन तक नहीं थी। रिया ने अपनी 5 साल की बेटी अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे लेकर एक नए जीवन की शुरुआत की, यह कसम खाकर कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। आज उस घर की ओर स्कूटर चलाते हुए रिया को सब साफ साफ नज़र आ रहा था। तलाक की वजह सिर्फ एक झूठा और एक मुलाकात नहीं थी। वजह थी वो टूटा हुआ भरोसा, वो बदलती हुई प्राथमिकताएं, वो भूली हुई कदर और वो धोखा जो किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। अंकित ने भले ही उसे कभी स्वीकार न किया हो, लेकिन उसने रिया को उस दिन खो दिया था जब उसने मीरा के साथ शाम बिताई थी। आज 2 साल बाद रिया उसी घर की ओर जा रही थी, न जाने क्या देखने। हर मोड़, हर सड़क उसे अतीत में खींच रहे थे। वह आइसक्रीम पार्लर जहां वो दोनों अक्सर रुका करते थे, वह पार्क, वह अंकित ने पहली बार जहां उसका हाथ थामा था, वह सिनेमा हॉल जहां उन्होंने अपनी पहली फिल्म देखी थी। चेहरे से टकराती ताज़ी हवा उसके मन में चल रहे बवंडर को शांत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस हवा में उसकी यादें महक रही थीं। तलाक के बाद का सफ़र आसान नहीं था। एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी, अनन्या की परवरिश, अकेलेपन का हर रात की लड़ाई। उसने खुद को बहुत मजबूती से संभाला था। अनन्या उसकी दुनिया थी, उसकी ताकत थी। अनन्या कभी कभी पूछती, मम्मा पापा कब आएंगे? और रिया के पास इस बात का कोई सच्चा सवाल नहीं था, जवाब नहीं था। बस वह कह देती, पापा बहुत दूर काम पर गए हैं बेटा। वह सोच रही थी कि अंकित से मिलकर वह क्या कहेगी। क्या वह अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देगी? क्या खामोशी से चीज़ देखकर वापस आ जाएगी जो वह दिखाना चाहता है? उसके मन में अंकित के लिए नफ़रत से ज़्यादा शिकायतें थीं। शिकायतें कि उसने प्यार को भी कभी समझा नहीं, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अंकित के लिए मीरा और उसकी दुनिया थी। रिश्ते, भावनाएं, परिवार, यह सब कुछ प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे थे। इसी बात ने उसके रिश्ते में दीपक की तरह काम किया। स्कूटर एक मोड़ से गुजरा और रिया का दिल धक धक हो रहा था। ड्रीम विला सोसाइटी का बोर्ड हर कदम अब एक पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने स्कूटर को एक पेड़ की छांव में रोका। एक पल के लिए उसने सोचा, कहीं यही स्कूटर वापस मोड़ ले, वही वापस लौट जाए अपनी उस छोटी सी सुरक्षित दुनिया में। लेकिन फिर उसके कानों में अंकित की वो टूटी हुई आवाज़ गूंजी। वह आखिरी बार उसने खुद ही कहा, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि माजरा क्या है, ताकि यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो सके। घर की नेम प्लेट पर अब सिर्फ अंकित मेहर लिखा था। पहले वहाँ अंकित मेहरा और रिया मेहरा लिखा हुआ होता था। एक छोटा सा बदलाव कितना कुछ कह रहा था। घर के बाहर लगा एक पौधा पूरी दीवार पर फैल गया था। उसके गुलाबी फूल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दीवार पर रंग बखेर दिया हो। यह पौधा रिया ने लगाया था। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाने के लिए
जैसे ही हाथ उठाया, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों के सामने गृह प्रवेश का दिन घूम गया। उसके पंडित जी के मंत्र, हवन का धुआं, रिश्तेदारों की भीड़ और अंकित की वह खुशी से दमकता हुआ चेहरा। उन्होंने कितनी हसरतों से इस घर को बनाया था, एक एक कोना मिलकर सजाया था। इस दीवार पर उसके सपनों के रंग थे। इस घर में हमेशा हंसी गूंजती थी। अंकित ने उसका हाथ थाम कर कहा था, फिर वक्त में एक ऐसा खेल खेला। उसी घर की दीवारों में उनकी लड़ाइयाँ, उनकी खामोशियाँ, उनके आखिर में उनके अलगाव की भी एक गवाह बनी। रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाई और घंटी का बटन दबा दिया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ आई। दरवाजे पर अंकित खड़ा था। रिया उसे देखकर एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाई। सामने से जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर रिया की चीख निकलने ही वाली थी। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह वह अंकित नहीं हो सकता। यह तो अंकित का एक साया था, एक भूत था। वह अंकित हमेशा अपने महंगे सूट, परफेक्ट हेयर स्टाइल और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लिए रहता था। आज एक ढीली ढाली मैली टी शर्ट और पजामे में था। गाल अंदर धंस गए थे, आंखें गड्ढों में चली गई थीं। वह किसी गंभीर बीमारी के साए में पल रहा था। अंदर आ जाओ, उस साए ने एक कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में कहा। रिया, जो नफ़रत और गुस्से का एक पूरा तूफान लेकर आई थी, जड़वत खड़ी रह गई। उसका सारा गुस्सा, सारी नफ़रत एक पल में पिघल कर सिर्फ एक सवाल में बदल गई। तुम्हें तुम्हें हुआ क्या है अंकित? पहले अंदर आ जाओ, अंकित ने एक तरफ हटते हुए फिर से कहा। रिया झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही था, साफ सुथरा, लेकिन उसमें से जीवन का एहसास गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। दीवारों पर लगी उनकी शादी की, अनन्या के बचपन की तस्वीरें गायब थीं। लिविंग रूम का सोफ़ा, सेंटर टेबल, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन उस पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। रिया कुछ बोलती, उससे पहले ही उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी एक स्क्रीन पर पड़ी। उस पर स्लाइड शो कर रही थी। वो उसकी तस्वीरें थीं, उसने कॉलेज के दिनों में, और यह उनकी शादी की, उनके हनीमून की, अनन्या के जन्म की। वो सारी तस्वीरें जिन्हें रिया ने अपने फ़ोन और लैपटॉप से डिलीट मार दिया था, सारी यादें जिन्हें वह दफना चुकी थी, आज फिर से ताज़ा हो गईं। एक तस्वीर आई जिसमें अंकित ने नन्ही सी अनन्या को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। उस तस्वीर को देखकर रिया की आंखों में किनारे भीग गए। यह पहला झटका था जिसने उसके नफ़रत को कवच को पहली दरार डाली थी। यह सब क्या है अंकित? आखिरकार उसने पूछा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और हैरानी दोनों ही थी। अंकित ने स्क्रीन की ओर देखा। यह वह जिंदगी है रिया, जिसे मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। अंकित ने कुछ और नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से ऊपर की मंजिल पर चलने के लिए कहा। रिया चुपचाप उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर सीढ़ी एक भूली बिसरी याद उसका रास्ता रोक रही थी। वह ऊपर वाले उस कमरे की ओर गई जहाँ कभी अनन्या का कमरा हुआ करता था। अंकित ने दरवाज़ा खोला। रिया अंदर झांककर हैरान थी। यह कमरा अब छोटी सी अनन्या का कमरा नहीं लग रहा था, इसे पूरी तरह से बदल दिया गया था। दीवारों पर हल्का फुल्का बैंगनी रंग था, जो अनन्या का पसंदीदा रंग हुआ करता था। कमरे की एक सुंदर सी स्टडी टेबल थी, एक बड़ी सी बुक शेल्फ और एक क्वीन साइज बेड था। बुक शेल्फ भविष्य के लिए किताबों से भरी हुई थी, साहित्य, विज्ञान और इतिहास। स्टडी टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था। यह कमरा किसी किशोरी अथवा के लिए तैयार नहीं था। यह सब रिया के मुंह से इतना ही निकला था, मैं जानता हूँ वह अभी छोटी है, अंकित ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन वह हमेशा छोटी नहीं रहेगी। मैं बस उसके भविष्य का हिस्सा बनना चाहता हूँ, भले ही मैं खुद वहाँ मौजूद ना रहूँ। रिया की नज़र बिस्तर पर रखे एक खूबसूरत से सजाए हुए लिफाफे पर पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से उठाया। उसमें लिखा था,
मेरी प्यारी अनन्या के लिए उसके 16वें जन्मदिन पर। रिया का दिल किसी मुट्ठी में भींच लिया गया हो ऐसा महसूस हो रहा था। यह क्या है अंकित ने, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह किसी ऐसे इंसान का काम नहीं था जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हो। यह किसी ऐसे इंसान का काम था जो अतीत में जी रहा हो। यह जिसे पता हो कि उसका कोई भविष्य नहीं है। उसने लिफाफा वापस तकिए पर रख दिया। वह अंकित की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा डर और हजारों अनकहे सवाल थे। साफ साफ बताओ अंकित, यह सब क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? वे दोनों वापस नीचे लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उसके बीच में एक असहज खामोशी थी जिसे सिर्फ स्क्रीन पर बदलती तस्वीरों की हल्की सी आवाज़ तोड़ रही थी। चाय पियोगी? अंकित ने पूछा। रिया ने नए में सिर हिला दिया। उसे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अंकित ने अपनी धसी हुई आंखों से रिया को देखा, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। तुम जानती हो रिया, तलाक वाले दिन जब तुम अदालत से बाहर निकली तो मैंने तुम्हारी पीठ को तब तक देखा जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल ना हो गई, और उस पल मुझे राहत महसूस हुई। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, राहत। अंकित ने एक कड़वी हंसी हंसी। मुझे लगा मैं आज़ाद हो गया। अपने अहंकार के चश्मे से मुझे लग रहा था कि मैं अब जिंदगी जी सकूंगा बिना किसी रोक टोक के। कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं, कितना अंधा था। उसकी आवाज़ कांप गई। उस रात जब मैं इस खाली घर में लौटा तो पहली बार सन्नाटा मुझे खा रहा था। तुम्हारी हंसी की गूंज नहीं थी, अनन्या की मीठी मीठी बातें नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी। रिया चुपचाप पत्थर बनी बैठी रही। मैंने मीरा को फ़ोन किया। हम डिनर पर गए। मैंने उसे बताया मेरा तलाक हो गया है। वह मुस्कुराई। और अगले 2-3 महीने सब एक सपना सा लगा। पार्टियाँ, घूमना, महंगे तोहफे। और फिर 3 महीने के बाद वो जो हुआ, मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मीरा को एक बड़ा प्रमोशन मिला। उसके बाद जो बॉस के साथ लिविंग रिलेशन में वो रहने लगी, अंकित का गला भर आया। मैंने उससे पूछा, हमारे रिश्ते का क्या? तुम सीरियस हो? जो हुआ बस सब फन था, टाइम पास। अब तुम भी मूव ऑन करो और मैं भी। कहते कहते अंकित फबक पड़ा। रिया की आंखें भी भीग गईं। फिर अंकित बोला, उस रात मैं इस घर नहीं आया। मैं पूरी रात कार में बैठकर सड़कों पर घूमता रहा और रोता रहा। मुझे अपना चेहरा एक हारे हुए बेवकूफ़ इंसान जैसा दिख रहा था। जिस औरत के लिए मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को, अपनी इज्जत को खो दिया, उसने मुझे एक इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। उसके बाद के दिन वो मेरी सज़ा की शुरुआत थी। मैं हर शाम ऑफिस से लौटता दरवाज़ा खोलने से डरता था। अंदर का अकेलापन मुझे निगल जाने को दौड़ता। मैं अक्सर उन दिनों को याद करता जो हमेशा एक साथ बिताए थे। उस रात के बाद जैसे ही एक रात गुजरी, जब मैं इस सोफे पर बैठकर रोया, तो मैंने तुम्हें, अनन्या को हर पल याद किया। उसकी आवाज़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी। एक दिन मैंने हिम्मत की। मैं अनन्या के स्कूल बाहर गया। छुट्टी हुई, तुम उसे लेने आई। उसने तुम्हें दौड़कर गले लगाया। तुम दोनों हंसते हुए चले गए और मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक चोर की तरह अपने ही परिवार को देखता रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। वो खुशी खो दी, वो सुकून खो दिया, वो अपनापन खो दिया, वो सब कुछ खो दिया। रिया के लिए यह सब कुछ सुनना असहनीय हो रहा था। उसके अंदर का गुब्बार पिघल कर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। तो फिर तुमने कभी संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की अंकित? एक फ़ोन, एक मैसेज। अंकित ने अपनी नम आँखें ऊपर उठाई। करना चाहता था रिया, हजारों बार तुम्हारा नंबर डायल किया, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। किस हक से करता? अपनी गलतियों का एहसास होने में मुझे देर हो गई थी, और फिर मुझे वजह भी मिल गई थी। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। क्या वजह है? रिया ने लगभग चीखते हुए पूछा। अंकित कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक ऐसी बात कही
जिसने रिया के पैरों तले की ज़मीन खिसका दी। तलाक के 8 महीने बाद मुझे हर वक्त सिर में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्रेन कैंसर है, स्टेज 4 है। यह कहते हुए अंकित फूट फूट कर रोने लगा। यह शब्द किसी बम की तरह थे। रिया के कान फट गए। उसे लगा जैसे सुनाई ही देना बंद हो गया हो, दुनिया घूम रही हो। कैंसर? अंकित को कैंसर? यह नहीं हो सकता। यह अविश्वसनीयता में अपना सिर हिलाने लगी। उस दिन मैं हंसा था रिया, मैं पागलों की तरह हंसा था। मुझे लगा वाह अंकित, यही है तेरा इंसाफ। जब तूने अपनों का दिल तोड़ा तब तुझे दर्द नहीं हुआ। अब ले, अब ये दर्द तुझे तिल तिल कर मारेगा। यह मेरे कर्मों का तमाचा था जो सीधा मेरे मुंह पर पड़ा। डॉक्टरों ने कहा था मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 1.5 साल है। अंकित सिसकते हुए कहा, वह 1.5 साल अब पूरा होने वाला है रिया। रिया पत्थर की तरह मूर्ति पर बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो गया। नफरत, गुस्सा, शिकायतें सब कुछ खत्म हो गई। अब सिर्फ एक अथाह दर्द, अफसोस का समंदर था जिसमें वह डूब रही थी। जिसे आदमी से वह इतनी नफरत करने आई थी वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। अंकित ने अपनी बात जारी रखी। उसने किसी को नहीं बताया, न अपने दोस्तों को, न परिवार को। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर तरस खाए। मेरे 2 रास्ते थे रिया, या तो मैं कीमोथेरेपी और इलाज के चक्कर में अपनी बची कुची ज़िंदगी अस्पतालों में बिता देता, या फिर मैं उस वक्त का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने में करता। उसने रिया की आंखों में देखा। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए, मुंबई वाला प्लाट बेच दिया। मैं जानता था तुम्हारा खोया हुआ वक्त और खुशियाँ नहीं लौटा सकता। मैं अनन्या को एक पिता का साया नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम दोनों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकता हूँ। अंकित उठा और एक दराज से कुछ फाइलें निकाल कर लाया। उसने उन्हें सेंटर टेबल पर रखा और रिया के सामने रख दिया। यह घर के कागजात हैं। यह घर अब तुम्हारे नाम है रिया। इसकी सारी किस्तें चुका चुका हूँ। अब अनन्या के नाम पर एक ट्रस्ट फंड है। इसमें इतने पैसे हैं कि इसकी पढ़ाई, उसकी शादी और उसकी सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिया कांपते हुए हाथों से उन फाइलों को देख रही थी। हर कागज़ उसके लिए एक तमाचा था। वह जिस आदमी को स्वार्थी समझती रही, चुपचाप अकेले में मौत से लड़ते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने लगा हुआ था। मुझे माफ़ कर देना रिया। अंकित उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, एक अच्छा पिता नहीं बन सका, लेकिन मैं चाहता था कि अब मैं जाऊं तो तुम दोनों मेरे साथ हो। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। रिया रो भी नहीं पा रही थी। उसे अपने आंसू जैसे अंदर ही जम गए हों। वह बस शून्य में देख रही थी। अंकित धीरे से उठा। अभी वह चीज़ बाकी है जो मैं तुम्हें असल में दिखाना चाहता था, उसने कहा। रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने स्टडी रूम की ओर ले गया। यह वह कमरा था जो अंकित का प्राइवेट एरिया था। रिया भी यहाँ कभी नहीं आती थी, लेकिन आज जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देख रिया की सांसें अटक गईं। वह किसी बिजनेसमैन की स्टडी रूम नहीं था, बल्कि किसी पिता और पति का मंदिर था। एक पूरी दीवार पर अनन्या की तस्वीरों की एक टाइमलाइन बनी हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें आम नहीं थीं। ये तलाक के बाद की तस्वीरें थीं। अनन्या की उसके नए स्कूल के पहनने के दिन की तस्वीर, पहले दिन की तस्वीर थी, जिसमें वह थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उसके साथ में जन्मदिन की तस्वीर थी, जिन्हें शायद अंकित ने दूर से छिपकर खींचा था। स्पोर्ट्स डे पर मेडल जीतते हुए उसकी तस्वीर थी। उसकी हर तस्वीर के नीचे की तारीख और अंकित के हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा नोट था। मेरी बहादुर बेटी, आज तुम बहुत खुश लग रही थीं। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। रिया को चक्कर आ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। इसका मतलब अंकित हमेशा उसके साथ ही रहा, साए की तरह, उन्हें देखता हुआ, उनकी खुशियों से दूर से ही शरीफ होता हुआ। फिर रिया की नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी। वहाँ डायरियों का एक ढेर लगा हुआ था। लगभग 10-12 खूबसूरत डायरियाँ,
यह क्या चीज़ है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ रिया, अंकित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। यह क्या है अंकित? रिया ने फुसफुसाकर पूछा। मैं जानता हूँ कि मैं अनन्या को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊँगा, अंकित ने डायरियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने उसके 10वें जन्मदिन पर भी नहीं होऊंगा, न ही उसके 15वें जन्मदिन पर। मैं उसे उसके ग्रेजुएशन पर बधाई देने के लिए नहीं होऊंगा, मैं उसे शादी के मंडप तक ले जाने के लिए नहीं होऊंगा। उसकी आवाज़ में दर्द की एक ऐसी लहर थी जिसने रिया के दिल को चीर दिया था। इसलिए मैंने उसके लिए डायरियाँ लिखी हैं। हर डायरी आने वाले जन्मदिन के लिए एक तोहफा है। इसमें एक पिता की वो सारी बातें हैं जो उससे कहना चाहता था। मेरे अनुभव, मेरी सलाह, मेरे परिवार की कहानियाँ और मेरा ढेर सारा प्यार है इसमें। मैंने उससे बताया है कि जब वह पहली बार गाड़ी चलाना सीखे तो किन बातों का ध्यान करे। जब उसे लगे कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तो वह क्या करे। जब उसे किसी से प्यार हो तो वह कैसे समझे कि वह सही इंसान है। मैंने अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी इन पन्नों से भर दी है रिया, ताकि जब मैं न रहूं तब भी मेरी बेटी को अपने पिता की कमी महसूस ना हो। उसने एक डायरी उठाई। उसके कवर पर लिखा था, अनन्या के 18वें जन्मदिन पर पापा की ओर से। क्या तुम इन्हें संभाल कर रखोगी रिया? क्या तुम वादा करती हो कि तुम हर जन्मदिन पर उसे एक डायरी दोगी? अंकित की आंखों में एक उम्मीद थी, एक आखिरी इच्छा। रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके अंदर का बांध टूट गया। वह वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों ने पूरे कमरे को गूंजा दिया। अंकित ने कांपते हाथों से एक डायरी उठाई जो अनन्या के 9वें जन्मदिन के लिए थी। उसने उसमें खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम 9 साल की हो गई हो। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर पार्टी रखी होगी। काश मैं वहाँ होता, काश मैं तुम्हें कसकर अपने गले लगा लेता। आज मैं तुम्हें किसी किस्से की बारे में बताना चाहता हूँ। जब तुम पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी, तुम बार बार गिर रही थी, तुम्हारे घुटने छिल गए थे। तुम्हें रोते हुए मेरे पास आई और कहा, पापा मुझसे नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था, बेटा, गिरने का मतलब हारना नहीं है। हारना तब होता है जब तुम गिरने के बाद उठने की कोशिश छोड़ दो। और तुम फिर उठी। थोड़ी देर बाद तुम हवा से बातें कर रही थी। ज़िंदगी भी ऐसी ही है बेटा। तुम कई बार गिरोगी, तुम्हें चोट लगेगी, लेकिन तुम्हें उठकर फिर से आगे बढ़ना होगा। अंकित आगे नहीं बढ़ सका। उसकी आवाज़ भर आ गई। रिया ने उसके हाथों से डायरी ले ली। पन्ने आंसुओं से भीग रहे थे। हर शब्द प्यार और अफसोस में डूबा हुआ था। एक पिता का अपनी बेटी के नाम पर लिखा हुआ प्रेम पत्र था जो समय की सीमाओं से परे था। रिया को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। वह उस शख्स के लिए रो रही थी जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। घंटों बात हो गई, घंटों बीत गए थे। दोनों में बस एक स्टडी रूम में बैठे रहे, एक दूसरे की खामोशी को शांत होकर सुनते रहे। नफ़रत की दीवारें गिर चुकी थीं, शिकायतों के पहाड़ भी ढह चुके थे। अब सिर्फ 2 इंसान बचे थे जिन्हें किस्मत ने एक दर्दनाक मोड़ पर लाकर मिला दिया था। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए थी, रिया ने सिसकते हुए कहा। कम से कम एक बार तो मुझे यह जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि तुम कैसे हो। नहीं रिया, अंकित ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। गलती सिर्फ मेरी थी। अब अफसोस रह गया दिल में कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। काश हम कुछ फिर से शुरू कर पाते। इस काश में इतनी तड़फ थी कि रिया का दिल कांप गया। वह जानती थी कि अब यह मुमकिन नहीं है। वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है। अचानक अंकित को जोर से खांसी उठी। वह खांसते खांसते लगभग दोहरा सा हो गया। उसका चेहरा दर्द से तमतमा गया। रिया घबराकर उसकी ओर भागी। अंकित, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उसने उसकी पीठ सहलाई। अंकित ने सिर हिलाने की कोशिश की। तभी उसकी आंखें बंद हो गईं और वह रिया के हाथों में बेहोश हो गया।
अंकित अंकित आंखें खोलो। रिया ने चीख पड़ी। उसका हल्का सा चेहरा थपथपाया लेकिन कोई हरकत नहीं थी। घबराहट में उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, दवाओं की महक रिया को और ज़्यादा बेचैन कर रही थीं। अंकित आईसीयू में था। डॉक्टर ने बताया था कि ट्यूमर ने उसकी नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, जिसके उसकी हालत ज़्यादा नाजुक हो गई है। वह बाहर बेंच पर बैठी किसी हारी हुई योद्धा की तरह लग रही थी। उसने अंकित के परिवार को फ़ोन करके बता दिया था कि वे सब रास्ते में हैं, लेकिन इस वक्त इस बात से महसूस हो रहा था पर वह अपनी बेटी को इस हाल में यहाँ नहीं लाना चाहती थी। अगले दिन जब अंकित को होश आया, उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो रिया ने अनन्या को अस्पताल लाने का फैसला किया। वह जानती थी कि एक बेटी को अपने पिता से मिलने का हक है, शायद आखिरी बार हो। जब अनन्या ने अपने पिता को अस्पताल में बिस्तर पर ट्यूबस और मशीनों से घिरा हुआ देखा तो वह डर गई। वह रिया के पीछे जाके छिप गई। पापा को क्या हुआ है माँ? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। रिया घुटनों को बल बैठी और अपनी बेटी की आंखों में झांका। पापा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकित ने कमज़ोरी से हाथ बढ़ाया और अनन्या, मेरी बच्ची। अनन्या झिझकते हुए उसके पास गई। अंकित ने उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में रख लिया। 2 साल बाद पिता ने अपनी बेटी को छुआ। दोनों की आंखों में नम हो गई थीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने अपने बैग से वह डायरी निकाली जो अंकित ने अनन्या के लिए लिखी थी। उसने वह डायरी अनन्या के हाथों में दी। यह तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारे पापा की तरफ से। अनन्या ने डायरी को देखा और फिर अपने पिता को। उसकी मासूम आँखों को शायद सब कुछ समझ आ रहा था। वह अंकित के गले लगकर रोने लगी। मिस यू पापा, आई मिस यू टू मेरी जान, अंकित ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। उस एक पल में अस्पताल के कमरे में बिछड़ा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया था। भले ही कुछ पलों के लिए दिन हफ्तों में बदल गए हों। रिया ने स्कूल से लंबी छुट्टी ले ली थी। उसका दिन अस्पताल में ही अंकित की देखभाल करते हुए गुजरता था। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके लिए किताबें पढ़ती और बस उसका हाथ थामे घंटों तक बैठी रहती थी। इस दौरान वे बातें करते और उन बीती हुई खुशियों को, उनकी छोटी छोटी शरारतों को, उन सपनों को जो कभी उन्होंने साथ देखे थे। वे आने वाले कल की बात नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनका कोई साझा कल नहीं होगा। इन बातों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, बस एक गहरा सुकून था, एक दूसरे के लिए अथाह प्यार था। एक शाम जब कमरे में सिर्फ वे दोनों थे, अंकित ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, मुझे एक वादा करो। बोलो अंकित, रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जब मैं चला जाऊं तो तुम रोना मत, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना, खुश रहना, अनन्या को एक मजबूत और खुश इंसान बनाना, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कर दे, खुशियाँ दे, तो उसे अपना लेना। अपनी ज़िंदगी में एक मौका और ज़रूर देना। रिया के आंसू उसके हाथों पर टपक पड़े। चुप रहो अंकित, ऐसा कोई नहीं आ सकता मेरी ज़िंदगी में। प्यार का मतलब सिर्फ तुम थे, सिर्फ तुम रहोगे। उस रात उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वह प्यार देखा जो शायद इतने साल पहले वे कभी नहीं दिख पाए थे। यह एक ऐसी समझ थी, शब्दों से भरे थे पर 2 आत्माओं का मिलन था। उस रात को दिन के बाद सुबह का वक्त आया। रिया अंकित का हाथ थामे उसके पास बैठी थी। अंकित की सांसें उखड़ रही थीं। उसने अपनी धुंधली आंखों से रिया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। थैंक यू रिया, मुझे माफ़ करने के लिए, आखिरी वक्त में मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू। यह उसके आखिरी शब्द थे। आंखें बंद हो गईं। हाथ रिया के हाथ में ढीला पड़ गया। मॉनिटर पर एक सीधी लकीर खिंच गई। रिया रोई नहीं, चिल्लाई नहीं,
वह बस पत्थर की तरह बैठी रही। उसके ठंडे हाथ को थामे हुए उसने अपना वादा निभाया। अंतिम संस्कार के बाद जब सब मेहमान चले गए तो रिया और अनन्या उस घर में वापस लौटी जिसे अंकित ने उनके लिए तैयार किया था। घर खाली था, फिर भी हर कोने में अंकित की मौजूदगी का एहसास था। रिया सीधे स्टडी रूम में गई। वह उस कुर्सी पर बैठ गई जहां अंकित बैठकर डायरी लिखा करता था। मेज पर रखी डायरियों का ढेर उसे घूर रहा था। वह सिर्फ कागज़ के ढेर नहीं, यह एक पिता का अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा अमर प्रेम भी था। एक पति का पत्नी के लिए किया गया आखिरी प्रायश्चित भी था। 8 साल बाद ड्रीम विला सोसाइटी में उसी घर की बालकनी में अब एक 15 साल की किशोरी अनन्या और एक 40 साल की शांत आत्मविश्वास महिला रिया बैठी चाय पी रही थी। घर के दीवारों पर अब सिर्फ खुशहाल तस्वीरें लगी हुई थीं, वह पुरानी कुछ नई। अनन्या के हाथ में एक डायरी थी जिसके ऊपर लिखा था अनन्या का 15वें जन्मदिन पर पापा की ओर से। वह मुस्कुराते हुए कुछ पढ़ रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, पता है पापा ने इसमें क्या लिखा है? रिया ने मुस्कुराकर पूछा। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, इस उम्र में लड़कियां किसी भी गधे की ओर आकर्षित हो जाती हैं, इसलिए अपना दिल किसी सीधे गधे पर मत हारना, अपने भविष्य का ध्यान रखना। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। रिया की आंखों में भी हंसी के साथ एक हल्की सी नमी आ गई। अपने आसमान की ओर देखा और किसी को ढूंढ रही थी। पापा आज भी हमारे साथ हैं ना माँ? अनन्या ने पूछा। रिया ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। हाँ बेटा, हमेशा हमारे साथ रहेंगे।